चैप्टर नंबर 19 द डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और हम इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि व्हाट इज़ द मॉडर्न फिज़िक्स एंड वो जो है क्लासिकल फ़िज़िक्स से कैसे जो है वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले आप देखें कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे कि हमने लाइट के चैप्टर्स में पढ़ा कि लाइट की वेदर इट इज़ द पार्टिकल और वेदर इट इज़ द वेव, और अगर हम इसको वेव कंसीडर करें फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अगर हम इसको पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थे उनमें भी काफ़ी मसले आ रहे थे, जैसे कि रेडिएशंस के प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। अब वो कैसे मसले आ रहे थे और वो कैसे हल हुए, तो उनका आंसर जो है वो हमारे पास है मॉडर्न फिज़िक्स के पास। लेकिन हम उससे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स में जो मेन चीज़ है वो क्या है। अब जो मेन डिफरेंस है मॉडर्न फिज़िक्स का क्लासिकल फ़िज़िक्स से वो ये है कि मॉडर्न फिज़िक्स में हमारे पास मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हो गए। पहले हमारे पास मास वाज सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी एंड एनर्जी वाज सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स में हमारे पास जो आइंस्टाइन की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसमें हमें उसने ये बताया कि हमारे पास एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मैटर को हम वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न फिज़िक्स एंड द क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब हमारे पास अगर हम क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात करें तो हम उसमें ज़्यादातर मोशन और मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, हमारी मैकेनिक्स हो गई, हमारी हीट हो गई एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो हमारे पास मोशन का तस्वर है, वो मोशन का तस्वर ये है कि मोशन इज़ रिलेटिव। अब मोशन हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं होता। अब रिलेटिव का क्या मकसद है कि मोशन को आप जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं विथ रिलेटिव टू योर सराउंडिंग्स। लाइक अगर कोई एक गाड़ी मूव कर रही है, अब मोटरसाइकिल मूव कर रही है, तो आप उसकी स्पीड कैसे मेजर करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एनी सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस। तो हमारे पास जो मोशन है वो रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। और इसका एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ से एक बाल को ऊपर जो है वो थ्रो कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में जो ऊपर मैं बाल थ्रो कर रहा हूँ तो वो बाल जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर हमारे पास एज यू नो कि अर्थ इज़ अराउंड स्फेयर, तो अगर जो उसके अपोजिट स्फेयर पे इंसान खड़ा होगा उसको क्या नज़र आएगा? उसके लिए मैं नीचे होऊंगा और जो बाल है वो बाल भी नीचे जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर करेगा कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ, जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ अर्थ। पर जो अपोजिट पोल है मेरे नीचे, उसको मैं नीचे समझ रहा हूँ कि इट्स डाउनवर्ड। तो मेरे लिए बाल ऊपर जा रहा है, लेकिन उस पर्सन के लिए जो हु इज़ स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ, उसके लिए जो बाल है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोशन जो है वो हमारे पास रिलेटिव है। और इसके अलावा हमारे पास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस तो आपने पढ़े होंगे पहले से ही। हमारे पास जो है वो मोशन के चैप्टर्स में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जैसे उनको रिवाइज करते हैं यहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जस्ट आप एक पॉइंट है और एक सराउंडिंग है जिसके रिलेटिव आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपसे फ़र्ज़ करो कि जो है वो कॉल करके आपसे पूछ रहा हूँ कि जो रूम में फ़लाँ चेयर है वो कहाँ पे पड़ी है, तो आप क्या कहोगे कि अगर आप दरवाजे से जाएंगे तो आप सीधे हाथ पे जो आप देखेंगे तो वो चेयर वहाँ पे पड़ी है। मतलब आपने कोई रेफरेंस दिया कि दरवाजे पे जो है अगर आप जैसे ही इंटर होंगे तो फिर वो राइट हैंड पे पड़ी होगी। अगर मैं रूम में इंटर होकर दरवाजे से बाहर जाऊँ, बाहर जा रहा हूँ, तो वो मेरी लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। अब चूंकि ये हमारी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, हमारी कोई भी मोशन हो, हमारी कोई भी जो है वो स्पेसिफिक चीज़ हो, तो इस पे हम कहते हैं कि जो है वो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो हमें रेफरेंस एक पॉइंट चाहिए होती है। अब हमारे पास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? दो तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। एक हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हमारे पास जो द लॉज ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया का लॉ है वो वैलिड है। अब इनर्शिया का लॉ क्या कहता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो या तो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा, अनलेस वी डू नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो हमारे पास जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी इनर्शिया में ही रहेगी। अब
फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में दो चीज़ें, एक इनर्शियल एंड दूसरा नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल में हो गया एक यूनिफॉर्म स्पीड एंड जो है वो हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, एक रेस्ट हो गई। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक्सीलरेशन हो। अब एक्सीलरेशन या तो पॉजिटिव हो, या तो डिसेलरेशन हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो, या तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, या तो वेलोसिटी उसकी जो है वो डिक्रीज हो रही हो। क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है एंड नेगेटिव हो सकती है। हमारे पास ये है, अगर हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है, इनर्शियास के लॉज जो हमारे पास हैं वो वैलिड हैं, तो हमारे पास ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर वो वैलिड नहीं है, एक्सीलरेशन है और डिसेलरेशन है, तो हमारे पास वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब इसके अलावा हम आते हैं अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, जो हमारी आज की टॉपिक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले आपको मैं बता दूं कि आइंस्टाइन की जो पहली थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने क्या किया था कि जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस थे वो बोथ इन्वॉल्व थे। हमारे पास इनर्शियल फ्रेम भी उसमें इन्वॉल्व था और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन उसके बाद जो है वो आई थिंक के 1906 में हमारे पास जो आई है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी आई है, और 1916 में या समथिंग मतलब 10-15 साल के बाद जो हमारे पास आई है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में हमें दिए गए हैं वो जस्ट 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, और वो एक ही जस्ट फार्मूला है, थोड़ा इसको हम रीअरेंज करके इन्होंने दिए हुए हैं। अब ये मैं फार्मूला आपको दिखाऊं कि ये जस्ट फार्मूला है, और इसमें आपको जो अंडरस्टैंड करने की बात है वो है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी है इस ऑलवेज, अब इसको हम बाद में इसको समझेंगे। अच्छा, हमारे पास जो 2 पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो पहला ये है कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स में ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड आर सेम। मतलब अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो तो हमारे पास जो भी फिजिक्स के लॉज हैं जो हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़े थे, हमने जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, वो सारे के सारे वैलिड हैं। ठीक है, अगर हम जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स की बात करें। अब दूसरा जो पोस्टुलेट है हमारे पास वो ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप रिकॉल करें तो आपने मोशन में पढ़ा था कि व्हेन 2 मोटर बाइक्स और 2 कार्स और एनी 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप कंसिडर करें कि जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर हम देखेंगे तो जो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हम रेस्ट में हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। अगर वो इंसान जो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ है जिसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या देखेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वो 20 मीटर तो वो भी तय कर रहा है ना हर सेकंड में उसी डायरेक्शन में, तो बाकी चेंज क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो उनके रिलेटिव जो मोशन आ रहा है, जो उनके रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो क्या है, वो है जस्ट 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 20 तो उसमें कैंसिल हो जाता है। तो वो हमें बताएगा कि इस कार की वेलोसिटी जो है, अगर उसको पता ना हो कि मेरी कार की वेलोसिटी क्या है, तो वो बताएगा कि इस कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर वो कोई इंसान रेस्ट की जगह से ऑब्जर्व करेगा तो उसको उसकी 30 नज़र आएगी, उसको 20 नज़र आएगी। ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें, चाहे किसी भी स्पीड से ऑब्जर्व करें, चाहे कहीं पे भी ऑब्जर्व करें, रेस्ट में करें, मोशन में करें, या जो है वो एंड सो ऑन, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा सेम मिलेगी। वो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन दी स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि वो डिपेंड करती है ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर की स्पीड नहीं थी, जैसे कि अगर हम उसको रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर पर सेकंड। अगर हमारी स्पीड खुद की है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये सेकंड इसका जो है वो पोस्टुलेट है। ये हमारे पास जो नो के एग्जाम्पल में भी ये दिया हुआ है। अच्छा, एक दूसरी बात कि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो कांस्टेंट है इन वैक्यूम। सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में डिफरेंट है, चेंज आती है, लेकिन वो हमारी लेवल की नहीं है। उसके लिए अलग से फार्मूलाज होते हैं कि कैसे चेंज होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
लेकिन हमारे पास जो चीज़ रिमेंबर करने के लिए है वो है जस्ट यहीं कि c इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट है, आपको याद करने हैं क्योंकि काफ़ी जो सवाल है उनमें आपको ये यूज़ हो सकता है वैल्यू। अब हमारे पास जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एक जो उसकी एप्लीकेशंस मिली हैं वो ये हैं कि हमारे पास पहले टाइम जो था वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी था। टाइम हो गया, लेंथ हो गई, मास हो गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ थे क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक जो टाइम था वो जो है कांस्टेंट था, वो उसको एब्सोल्यूट था। लेकिन सॉरी, वो न्यूटन के मुताबिक या क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक या मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक टाइम हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो एक फार्मूला ड्राइव किया है हमने यहाँ पे, किताब में ड्राइव किया हुआ है, जो है वो सिंथ टेक्स्ट में इसका जो है वो डेरिवेशन दी हुई है, लेकिन पंजाब में नहीं दी हुई। तो हम जस्ट उस डेरिवेशन पे नहीं जाते क्योंकि वो इतनी जो है वो आती भी नहीं है किसी काम की भी, और कोई आपसे पूछेगा भी नहीं और नहीं उसका कोई यूज़ है। तो जो मेन हमारे पास बात आ गई वो ये है कि आपको फार्मूला जो है वो कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास इसको आप देखें, एक अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का एक फार्मूला है, और वी जो है वो हमारे पास वेलासिटी है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वेलासिटी है। ठीक है, तो हम टाइम डायलेशन को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो ऑब्जर्व कर रहा है टाइम को उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि जो टाइम है वो क्या है। अगर फ़र्ज़ करो कि एक हमारे पास एक इवेंट हो रहा है जिसको फ़र्ज़ करेंगे 5 सेकंड्स कंप्लीट होने में लगते हैं, तो हमें वो नज़र आएगा कि 5 सेकंड्स हुए, ठीक है, क्योंकि हम रेस्ट में हैं यहाँ पे। अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जो उसको क्या लगेगा कि ये 5 सेकंड नहीं है, ये 5 सेकंड से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। अब जो टी हमारे पास है, इस टी का मतलब है कि टाइम आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ वेलासिटी, और जो टी नॉट है हमारे पास यहाँ टी ज़ीरो है, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो ऑब्जर्व्ड एट द रेस्ट में जो टाइम है वो हमारे पास टी नॉट है, और जो हम मोशन के बाद जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो टी है। अब हमारे पास, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो क्लासिकल फिज़िक्स है या जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में जो फिज़िक्स है डेली लाइफ में, उसमें हम ये कैलकुलेशंस जो है इस कैलकुलेशन का कोई यूज़ नहीं है। अब इसका कोई यूज़ क्यों नहीं है, तो आप देखें कि हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इतनी वेलासिटी नहीं होती। ये जो हमारे पास वेलासिटी का फैक्टर है ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम इसको काउंट कर सकें। अब बहुत सी स्मॉल, अगर हम फ़र्ज़ करें किसी ऑब्जेक्ट की वेलासिटी है 200 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड या 1500 मीटर पर सेकंड, तो वो भी इतनी नहीं बनती कि इतनी टाइम में चेंज आए जो हम ऑब्ज़र्व कर सकें। बहुत सी स्मॉल चेंज आती है जो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वी को इतना बढ़ा दें, जैसे कि हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में देखते हैं या पार्टिकल फिज़िक्स में देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, बीटा रेज़ की, फोटॉन्स की, या हमारे पास अल्फ़ा रेज़ की वेलासिटी इतनी हाई होती है कि वो हम कंपेयर कर सकते हैं टू द वेलासिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द वेलासिटी ऑफ लाइट, और 0.3 टाइम्स द वेलासिटी ऑफ लाइट, और 0.9 टाइम्स द वेलासिटी ऑफ लाइट। जो बीटा रेज़ हैं उनकी बहुत हाई वेलासिटी होती है, समटाइम्स 0.99 टाइम्स द वेलासिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी वहाँ पे हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अब आपको समझने की क्या चीज़ है कि आपको जस्ट ये फार्मूलाज में 3 चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो है टी, एक टी नॉट, एंड दूसरी है वेलासिटी। अब जो वेलासिटी, इन तीन चीज़ों में से आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स में गायब कर देंगे, बाकी सब चीज़ें दे देंगे। सी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो आप कोई भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के लिए एक लिखा हुआ है कि दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो टी इज़ ग्रेटर देन टी ज़ीरो। अब क्योंकि अगर किसी भी क्वांटिटी को आप एक नंबर से डिवाइड करें जो कि नंबर लेस देन ज़ीरो है, तो वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो ओरिजिनल क्वांटिटी से ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप किसी भी नंबर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा ओरिजिनल आंसर से कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से तो आपको आंसर मिलेगा 5 मिलेगा। अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 0.5 से तो आपको आंसर मिलेगा 20। तो यही है, अगर आप टी नाट को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो टी होगा वो टी नॉट से ज़्यादा होगा।
अब ये जो हमारे पास नंबर है ये हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी आप इसको हल करेंगे तो आपको, अगर आपको ये 1 से ज़्यादा मिल रहा है तो आप समझें कि या तो आपकी कैलकुलेशन में मसला था या तो आपकी डेटा में मसला था, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा 1 से कम मिलता है। सो कीप इट इन योर माइंड। इसके अलावा हमारे पास जो है वो यही कॉन्सेप्ट है लेंथ के लिए। लेंथ पे हम बाद में आते हैं, पहले हम मास को डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमारे पास मास है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। अब कितना इंक्रीज होता है, यही सेम फार्मूला है। एम नॉट जो है हमारे पास रेस्ट में मास है, और वी अगर उसको हम वेलोसिटी दें तो हमें जो बाद में मास मिलेगा वो मिलेगा एम। अगर हम यही बात कर लें कि प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज इतनी वेलोसिटी होती नहीं हमारे पास जो हम उसमें इतनी चेंज ला सकें जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इसकी कोई जो है वो यूज़ नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में इसकी यूज़ है हमारे पास, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में, फ्यूजन रिएक्शंस में एंड सो ऑन। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे लिखी है कि अगर हम v को c के इक्वल कर दें, अगर हम v को c के इक्वल कर दें तो हमारे पास जो मास होगा ऑब्जेक्ट का वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, आप देखें यहाँ पे जो आपका फार्मूला है, अगर v को आप c के बराबर कर दें तो ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर बचेगा 1। अगर 1 से माइनस करें 1 तो आंसर होगा 0, 0 का अंडर स्क्वायर 0, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर को m0 को, कोई भी हो, 1 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, या कोई भी कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम मास हो, चाहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये कहता है कि अगर v को हम c कर दें तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हालांकि हमें उसकी स्पीड v से c तक करने के लिए हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट फोर्स चाहिए, क्योंकि हमें उसको एक्सीलरेट करना है, एक बी से हमारे पास सी तक पहुंचना है। तो वो इतना फोर्स हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए वी कैन नॉट अटेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज हमारे पास इतना फोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ जो लाइट है वो लाइट के पास ही है, फोटॉन के पास ही है, हम किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते। अगर हमारे पास इनफाइनाइट फोर्स होता तो हम शायद दे सकते, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट फोर्स नहीं है, ना ही कोई ऐसा मीन्स है जिसके ज़रिए हम उसको इनफाइनाइट फोर्स दे सकें, ठीक है। और हमारे पास इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो आपको दी गई है, एंड सो ऑन। तो ये था हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। अगर आपको कोई समझ में चीज़ ना आई हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। और सॉरी, हमने जो है वो लेंथ को डिस्कस नहीं किया, सॉरी। अब लेंथ के बारे में यही चीज़ है, लेकिन लेंथ के बारे में जो है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, फार्मूला अलग है। ये जो फैक्टर हमारे पास मिल रहा है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये एल नॉट को मल्टीप्लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी नंबर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर से हमेशा कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें लेंथ रिलेटिविटी में मिलेगी, या लेंथ आप इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि मूव कर रहा है उसमें मिलेगी, वो हमेशा ओरिजिनल लेंथ से कम मिलेगी, ठीक है। ये सेम चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि डायरेक्शन जो है हमारे पास मोशन की वो इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि मास एंड टाइम वर स्केलर क्वांटिटीज़, और लेंथ हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर लेंथ जो है हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन की जो है वो मूवमेंट है, या जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन की जो है वो डायरेक्शन है, तो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम उस लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो चाहे हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्यों ना हो, हमें उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमेशा हमें इन द पैरेलल डायरेक्शन मिलेगी। जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में अगर मोशन है तभी हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम इतनी स्पीड ज़्यादा से मूव कर रहे हैं ताकि हम उस स्पीड को हम कंपेयर कर सकें टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो वो है हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो ओरिजिनल लेंथ से कम मिलेगा। अब इनके एग्जांपल दिए हुए हैं हमारे टेक्स्ट में, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पेंडुलम। व्हाट इज इट्स period measured by an observer moving at a speed of 0.95 times the c with respect to the pendulum। अगर एक ऑब्जर्वर 0.95
5 टाइम्स सी से मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम कितना होगा। तो फार्मूला है आपके पास, टी नॉट आपको मिल गया, ये 3 सेकंड से क्योंकि वो रेस्ट में टाइम था, और वी आपको मिल गई 0.95 टाइम्स द सी, एंड टी आपको जो है वो मालूम करना है। तो आप जस्ट वैल्यू फार्मूला रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 9.6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वर जिसकी स्पीड 0.95 टाइम्स द सी है, उसको लगेगा कि ये टाइम जो है वो 9.6 सेकंड्स हो गया है। अब रियलिटी में क्या हुआ है, 3 सेकंड्स, और उसको क्या लगेगा कि 9.6 सेकंड हो गया है। अब इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो लेंथ का है वो ये है कि अब बार जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक्स एक्सिस में मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.75 टाइम्स द सी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बार इज मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब आप देखें यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो रॉड है वो बार जो रॉड है हमारे पास वो मूव कर रही है, लेकिन आप देखिए कि जो रिलेटिव स्पीड है वो तो आ रही है ना हमारे पास, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रहा है ना। अब वो कितना चेंज हो रहा है, 0.75 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। अब यही फार्मूला आप रखेंगे, एल आपको जो है वो मालूम करना है, एल नॉट आपको मिल गई है 1 मीटर, और हमारे पास वेलोसिटी आपको मिल गई है। जस्ट आप फार्मूला रखें, सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिलेगा जो है वो मिल गया 0.65। ठीक है, और यही मास का जो है वो यही फार्मूला आपके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वही है सेम। अब इसका क्या हुआ कि 1 मीटर की जो लेंथ की हमारे पास एक बार है, एक रॉड है, उसकी अगर लेंथ हम विथ मेजर करें 0.75 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी हमें लेंथ क्या मिलेगी, 0.66 मीटर्स मिलेगी, ओरिजिनल से कम मिलेगी, क्योंकि हमने इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया, और ये फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। थैंक यू सो मच।